नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। प्रेस वार्ता में हम अलग अलग राज्यों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कौन से राज्य में क्या कुछ खास चल रहा है, कौन सी बड़ी अपडेट्स है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, अखबारों में क्या छपा है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, यानी कि कुल मिलाकर कौन सी ऐसी खबरें हैं जो राज्यों में सुर्खियां बटोर रही है। और इसी कड़ी में हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं सुंदर बहादुर जी, वही हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी है सुनीता जी, और ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूंगी। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या है। जी दामिनी जी, हिमाचल के किन्नौर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। बोलेरो कैंपर गहरी खाई में गिरी है और हादसा इतना खतरनाक था कि जो गाड़ी के है परछे उड़ गए पूरी तरह से और जो 5 लड़के थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं रिकांगपिओ के पोस्टमार्टम करने के बाद जो शव थे वो परिजनों को सौंप दिए गए हैं और इस हादसे से सभी जो परिवार है वो बहुत ज्यादा गहरे सदमे में है। वहीं दामिनी जी, मौसम की बात करें तो कुछ उच्च पर्वतीय जो इलाके हैं वहां पे बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी जैसे शिमला के चांशल, नारकंडा, हार्ट पीक, खड़ा पत्थर, चोटधार चोटी पर हल्की जो बर्फबारी है वो दर्ज की गई है। वहीं कुछ इलाकों में जो धूप खिली हुई है और कुछ राज्यों में जो है कोहरे का जो कहर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं दामिनी जी, लोकसभा चुनाव के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो जो बड़े चेहरे हैं उनकी जगह पर जो जिताऊ नेता हैं उनके ऊपर दाव खेलेगी कांग्रेस पार्टी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश की चारों जो लोकसभा सीटें हैं उन पर जो कांग्रेस है वो अपनी जीत का पंचम लहराएगी। वहीं दामिनी जी, हिमाचल के कुल्लू में जो पंजाब के जो व्यक्ति है उनसे चरस पकड़ी गई, 2.5 किलो चरस गई। वहीं पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि ये चर्च कहां से आई और आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की प्रतिक्रिया चल रही है। जी दामिनी जी। वहीं उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है। दामिनी, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की, क्योंकि भ्रष्टाचार लगातार योगी सरकार जहां कह रही कि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन अधिकारियों को मानने को तैयार नहीं होते। और हम थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि देखिए कि जिसकी पावर होती है चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। एक मामला हमने अपने टीवी चैनल के माध्यम से बताया था कि देखिए जो लेखपाल है, लेखपाल महोदय ने 10 लाख रुपए घूस ली थी और पर जो है कहीं न कहीं उस पर एंटी करप्शन उनको गिरफ्तार भी किया था, लोगों ने शिकायत किया था। लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख रुपए लेने के बावजूद भी आज वो लेखपाल महोदय जो है परिसर में ही जो है रामायण का पाठ हो रहा वहां बैठे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी। तो बड़ा सवाल ये है दामिनी कि आखिर में जिसकी सेटिंग होती है, जिसकी पकड़ होती है, उस पर शासन प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है। लगातार उसने आरोप लगाया था और आगरा में 10 लाख रुपए घूस मांगने के आरोपी जो लेखपाल हैं उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 25 दिन बाद हो चुके हैं, 25 दिन बीत चुके हैं, एसडीएम आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस लेखपाल को बचाया जा रहा है और वो जो है तहसील में बैठकर अफसरों के साथ में सुंदरकांड कर रहा है। ये स्थिति है। बताइए आप कि पूरा मामला बताऊंगा कि 10 लाख रुपए की घूस के आरोपी जो लेखपाल हैं भीमसेन के खिलाफ 25 दिन में जांच के आगे नहीं बढ़ सकी है और एसडीएम सदर इस मामले की जांच कर रही हैं। यह पूरा मामला है कि उसके खिलाफ अभी तक आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हुआ है, ना ही थाना सागांज में दर्ज हुए केस पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया है। भीमसेन के बयान तक दर्ज नहीं हो सके। तो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि अगर आपकी अच्छी पहचान है, पैसा कमा रहे हो तो पैसा दीजिए, आप बचते रहेंगे। ना पुलिस कार्रवाई कर रही है, चार्जशीट लगा रही है, ना अधिकारी उसको। तो कहीं न कहीं आखिर गाड़ी में 10 लाख रुपए बरामद हुए थे उसका कहना है, तो उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। तो भीमसेन के बयान तक दर्ज नहीं किए, बड़ा कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है। साथ ही बात करेंगे कि वहां पे बैठ के वो जो भजन और कीर्तन में शामिल हो रहा है, भ्रष्टाचार आरोपों में जो घिरे लेखपाल के साथ तहसील के अधिकारियों का ये रवैया देखकर हर कोई अचरज में है और सोच रहा है कि क्या है। जबकि बता दूं, सूबे के मुखिया जो है लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। तो इस तरीके के कहीं न कहीं जो मामले हैं दामिनी, तो इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये बड़ा जो लोग जो पीड़ित होते हैं उन वो परेशान होते हैं। तो इस पर एक बड़ा
प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है कि आखिर जो लोग पहचान के होते हैं या ऐसे लोग हैं उन पे कोई भी दबाव बनाए ये कार्रवाई नहीं होती। अब हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग की कि लगातार ब्रजेश पाठक कहते रहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दामिनी, उसके बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। आपको बताऊं कि लखनऊ के केजीएमयू के ट्रामा में वेंटिलेटर नहीं मिला, इसकी वजह से कल एक मरीज की मौत हो गई। बताऊं कि ये बुधवार को वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से जो परिवारजन है वेंटिलेटर के लिए एक विभाग से दूसरी विभाग भाग रहे थे, डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन कहीं भी वेंटिलेटर नहीं मिला। पहले भी वेंटिलेटर नहीं मिलने से कई शिकायतें आती हैं और फिर वही मरीज तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा होता है और लोग जो है सवाल उठाते हैं। आए दिन वीडियो जारी होती है कि देखिए वहां पे कोई डॉक्टर नहीं जाता है, टाइम पे देखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार है लगातार कहीं न कहीं ये उजागर होता है। लेकिन जो मंत्री विभाग के वो गुणगान करते रहते हैं कि देखिए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। तो इसको लेकर बताऊं कि बलरामपुर निवासी जो बब्बू है उसको मंगलवार को हादसे में जख्मी हो गए और परिवारजन घायल होकर उसको स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मरीज की हालत गंभीर बताई, उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। बड़ा सवाल था कि जब एक्सीडेंट कोई लोकल जिले में होता है, लोग वहां के डॉक्टर खाना पूर्ति करते हैं और कहते हैं तुरंत इसको ले जाओ ट्रॉमा सेंटर। वहां लाने के बाद में भीड़ भी यहाँ इतनी रहती है, उसके बाद में यहाँ अक्सर होता है बेड नहीं रहते हैं, कहीं कोई बेड ही नहीं है तो आदमी क्या करेगा। बेड की वजह से अगर बेड नहीं मिलता और समय से पहुंचता भी है तो उसकी मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ही है ना। अभी तो इस तरीके से लेकर आए दिन जो है खबरें निकलती रहती है। मैं बताऊंगा परिवारजनों ने बुधवार को तड़के मरीज को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। बेटे अशोक ने बताया मीडिया को कि जद्दोजहद के बाद डॉक्टरों ने मरीज को भर्ती किया। एक तो इतनी दौड़भाग करनी पड़ती तब कहीं मरीज समय पर पहुंचता है, लेकिन उसको भर्ती नहीं होने की वजह से भी मौतें हो जाती हैं। उसके बाद में पैथोलॉजी समेत रेडियोलॉजी की जांचें हुई, सीटी स्कैन जांच में फिर खून का थक्का जमा होने की पुष्टि हुई। इस दौरान मरीज की हालत और गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने एबू बैग के सहारे मरीज को रखा, साथ ही वेंटिलेटर की जरूरत भी बताई, रेफरेंस लेटर बनाकर बेटे को दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी फिर जब नहीं बेड मिला तो उसकी मौत हो गई। ऐसे एक मामले नहीं मैं बताऊंगा, पहले भी कई मौतें हो चुकी, चाहे वो 29 दिसंबर को, चाहे 16 जून को और चाहे वो 15 अक्टूबर को। तो लगातार जो विभाग गुणगान किया करता है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है और लगातार जो मरीजों की वो मौत हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है आंख बंद करके आराम से सो रहा है। अब हम बात करेंगे कि देखिए योगी आदित्यनाथ जो है लगातार मंदिर जो अयोध्या मंदिर बन रहा है वहां पे लगातार उसका मुआयना कर है, लेकिन वहीं कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो आपको बताएंगे कि रामलला प्रतिष्ठान के समय जो है वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वो लगातार आरोप लगाए हैं और उनसे कहा है कि भाई ये जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही, कहीं ना कहीं गलत है। तो इसको लेकर लगातार वो जो है वो बता रहे हैं, हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदू समाज में जहां एक तरफ खुशी की लहर है तो वहीं पर संत समाज के जो ये हैं संत जी वो कह रहे हैं, शंकराचार्य जी, कि ये अधूरा निर्माण हुआ है, मंदिर अभी पूरा नहीं बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐतराज जताया है। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए बिना सिर या आंखों की मूर्ति शरीर में प्राण प्रतिष्ठा को गलत करार दिया है। यह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है। अब बता दूं कि इन्होंने जो है अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर सवाल भी उठाया है कि दरअसल सितंबर 2022 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद में इनको जो है समाधि से पहले उत्तराधिकारी का चयन कर लिया गया था। उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है लगातार इसको गलत बता रहे हैं। और बता दूं कि इसको लेकर इस रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। नहीं, उस याचिका में ये कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होनी है तो कहीं ना कहीं वो गलत है और उसको अगर समय से रहते इस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं मंदिर अधूरा बना हुआ है, उसमें अभी जो है उसपे तिरंगा नहीं लगा हुआ है। तो इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है पीएम मोदी खिलाफ। उन्होंने कहा है कि इसमें अगर जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक
इस पे जो है इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ये लगातार शंकराचार्य ये कह रहे हैं, लेकिन इसको जो विपक्ष है कहीं ना कहीं ये कह रही है कि नहीं, वो उनको हमने बुलाया भी है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो ये खुशी का समय है, उनको लगातार लोगों को आना चाहिए और इस मंदिर में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। तो इसको लेकर दामिनी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर वो क्यों आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये काम जो है हम लोगों का है, हमें करना चाहिए, लेकिन ये मोदी जी ही क्यों कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में बता दूं कि जो अखिलेश यादव को घेरने के लिए जो मनीष यादव हैं, उन्होंने सपा मुख्यालय के बाहर एक विवादित पोस्टर लगाया है। उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य जो पत्रकार मनीष यादव ने लगाया है कि कृष्ण मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर तो बन रहा है और उसका उद्घाटन जो 22 जनवरी को है, लेकिन इसके बाद में कृष्ण का जो मंदिर है वो कब बनेगा। तो इसको लेकर काफी बयानबाजी तेज हो रही है लखनऊ राजधानी में, पूरे यूपी में। जी ज्ञानेश जी, मैं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी। सुंदर बहादुर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है, कौन सी ऐसी खबरें उत्तराखंड में जो सुर्खियां बटोर रही है। सुंदर बहादुर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुंदर बहादुर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम जी कहिए। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम तकनीकी की ग्रेड 2 की भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ ही एलटी शिक्षा भर्ती सूची की जारी कर दी गई है। इंटरमीडिएट स्तर पर भर्ती प्रमाण गणना को राहत दी जाएगी। उत्तराखंड में अधिसूचना सेवा चयन के यूजेबीएनएल के प्रतिगत ग्रेड 2 विद्युत की भर्ती के 25वीं सूची जो है वो जारी कर दी गई है। इस सूची के हिसाब से 24 जनवरी को अभिलेख सत्यापन किए जाएंगे। वहीं एलटी शिक्षा भर्ती के संबंध में एक सूची जारी हुई आयोग के इंटरमीडिएट स्तर पर भर्ती परीक्षा की आयु की गणना में युवाओं को राहत दी जाएगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक 12 नवंबर 2017 में इस परीक्षा भर्ती को कराया गया था, जिसके कुछ मामलों में हाई कोर्ट में मामला चला गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यूजीपीएल के रिक्त पदों की समीक्षा 25वीं सूची जारी कर दी गई है और बहुत ही जल्द इसमें कई सारी जो भर्तियां हैं ग्रेड 2 की वो भी होनी है। वहीं अंकिता हत्याकांड पर ऋषिकेश में कांग्रेस ने पद यात्रा निकालकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय नहीं मिला है और कहीं न कहीं बीजेपी की करनी और कथनी पर सवाल खड़ा किया है। वहीं एक तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के और लोकसभा प्रभारी गणेश गोदियाल ने कहा कि क्या कहते हैं, भाजपा एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बेटियां बहु उनके राज में कहीं भी सुरक्षित नहीं है और युवा बेरोजगार चल रहे हैं। कहीं न कहीं बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। ऋषिकेश में एक पदयात्रा कर, उससे पहले पदयात्रा निकालने से पहले कांग्रेस के जो कार्यालय है वहां पे सभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उसके पश्चात ये रैली निकाली गई कांग्रेस के द्वारा और कहीं न कहीं जो है बीजेपी पर और अंकिता हत्याकांड पर जो कि पुलकित आर्या जो कि बीजेपी के कहीं न कहीं कार्यकर्ता उनके परिवार के संबंध बताए जा रहे थे, इस पर भी कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं कि जो उत्तराखंड की बेटी अंकिता है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर से खबर है जहां पे कि बेमौसमी धान को न लगाने की राय देते हुए कृषि विभाग जो है कि बेमौसमी धान के फसल के टाइम में मक्के की खेती करने की राय दे रहे हैं, जो कि जल स्तर काफी गिरता जा रहा है भूमि का, उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों से बात की जा रही है कि आप बेमौसमी धान न लगाकर उस समय पर मक्के की खेती करें। लेकिन किसानों ने 2019 में इस जो प्रक्रिया को अपनाया भी था, लेकिन सही मक्के का रेट न मिल पाने के कारण किसानों ने इसे करने से मना कर दिया है। लेकिन फिर किसानों द्वारा जो सरकार द्वारा मक्के पर अनुदान देने की बात की जा रही है और अच्छी रेट एमएसपी के द्वारा रेट तय किए जाएंगे, ये बात कहकर कहीं ना कहीं किसानों पर जोर दिया जा रहा है कि किसान जो है उधम सिंह नगर के अंदर बेमौसमी धान को खेती को ना करते हुए मक्के की खेती करें। वहीं जोशीमठ के भू धसाव के पश्चात अब पहाड़ी क्षेत्रों में नैनीताल में भी भूविज्ञानिकों द्वारा सर्वे किया गया है, जहां पर नैनीताल शहर को बचाने की निर्णय लिया जा रहा है। वहां पर भी कहीं ना कहीं भू धसाव की दृष्टि बन रही है
और इसको मद्देनजर रखते हुए भूविज्ञानिकों ने कई सारी तकनीकी तरीके से इसकी जांच की और पहाड़ी क्षेत्रों के मानचित्र का, जो कि बर्फबारी इस समय बढ़ रही है, उससे जो है दबाव पड़ने के कारण कहीं ना कहीं भूस्राव होने के संकेत जो है भूविज्ञानिकों द्वारा दिए जा रहे हैं। वहीं 22 तारीख को होने वाले राम मंदिर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है बद्रीनाथ में 108 घी के दिए जलाए जाएंगे। वहां पर 30 लोग जो है मात्र मौजूद रहेंगे। इस दौरान जो है कि रामलला की जो ये 500 साल बाद जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, भव्य उत्सव को मनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इसका साक्षी बनना चाह रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है और उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं बाबा केदारनाथ के दरबार में 108 घी के दिए जलाए जाएंगे और वहां पर पाठ किया जाएगा, हवन यज्ञ किए जाएंगे, सुंदरकांड भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर जो है मात्र 30 लोग ही मौजूद रहेंगे। वहीं अंत में मौसम का हाल आपको बताऊं दामिनी जी, तो जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देवभूमि के अंदर ओली जैसे स्थानों पर बर्फबारी हो चुकी है और अचानक मौसम बदलाव से चार धाम समेत ऊंची चोटियों पर जो है बर्फबारी हो चुकी है। वहीं ओली में लंबे समय बाद बर्फबारी हुई है। ऊंची जो हिमालय चोटियां, वहां पर बर्फबारी होने से मौसम में जो है वहां के लोगों की खुशी 4 गुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटक बढ़ेगा और पर्यटक की दृष्टि से देखते हुए बुधवार को बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी सहित नीति माणा में बर्फबारी, हनुमान चट्टी तक बर्फबारी रही है। ओली में 12 दिसंबर को तक बर्फबारी होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, जो कि अब बर्फबारी होती है। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री हल्की बर्फबारी हुई है इन सभी स्थानों पर। और वहीं तराई की बात करें तो तराई में कहीं ना कहीं कोहरा छाया हुआ है और लोग अलाव जलाकर, जो गवर्नमेंट द्वारा, जो कि नगर पालिका, नगर निगमों द्वारा अलाव की सुविधा की गई है, जहां पर सार्वजनिक स्थान है वहां पर लोग अलाव तापते नजर आए हैं। जी, वहीं सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से सुंदर बहादुर जी ने हाल फिलहाल में बताया, मौसम की बात की, बर्फबारी कई जगहों पर हो रही है, इसके लिए अलाव की व्यवस्था भी की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में हालांकि मौसम का हाल आप बता चुकी है, लेकिन प्रशासन की इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां है? और अगर बात करें पर्यटन की दृष्टि से, तो पर्यटन पर किस प्रकार से असर पड़ा इस पर? जी दामिनी जी, बिल्कुल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो दामिनी जी जिस तरह से वो होटल वगैरह में ठहरते हैं तो वहाँ पे बॉन फायर की जो सुविधा है वो दी जाती है, लेकिन और इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। जिस तरह से अलाव वगैरह की सुविधा होती है तो उस तरह की कोई सुविधा की बात करें तो इस तरह की कोई सुविधा यहाँ नहीं दी गई है। लेकिन अभी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं दामिनी जी, सिर्फ वहीं पे ही हल्की बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन कुछ राज्यों में जो है वो कोहरे का जो कहर है वो काफी ज्यादा है। सुबह के शाम के समय जो लोगों का जो बाहर निकला वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगले 6 दिनों तक जो मौसम है वो इसी तरह का रहने वाला है। तक बारिश व बर्फबारी सभी जगहों पर नहीं होती है। वैसे दामिनी जी हालांकि पिछले सालों में दिसंबर और जनवरी में सभी जगहों पे बर्फबारी जो है वो हो जाती थी, लेकिन इस साल आपदा के बाद किसानों को भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है बारिश और बर्फबारी ना होने से। वहीं दामिनी जी हिमाचल के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्होंने कहा है कि 700 जो विधवा है उनको एंकर नारियों को घर बनाने में मदद करेंगे। वहीं बिजली और पानी की आवश्यक सुविधाएं भी जो सरकार है वो प्रदान करेगी। वहीं दामिनी जी जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है तो उसमें मनाली में 11,000 दियों की रोशनी से जगमगाएगा मनाली शहर। वो जो अयोध्या में जो प्रसारण होगा वही एलईडी के माध्यम से मॉल रोड पे सीधा प्रसारण वहां पर दिखाया जाएगा। वहीं 21 तारीख को जो है वो पूरा बाजार रंगोली से सजाया जाएगा और वही जो पूरा बाजार है वो भगवा रंग के पताकाओं से सुज्जित किया जाएगा और एलईडी के माध्यम से पूरा दिखाया जाएगा और सभी घरों में जो है वो दिए जलाए जाएंगे। वहीं दामिनी जी हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं और पिछले दिनों में 19 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक पकड़ा है और उसमें जो 5 आरोपी थे वो भी पुलिस कर्मी ही थे। उनके ऊपर एसआईटी की जो टीम है वो
कार्रवाई करें। वहीं जो ये ठगी थी, लगभग 25 करोड़ की ठगी थी। वहीं दामिनी जी बताना चाहूंगी कि दालाघाट में जो कूड़ा है, वो कूड़े का जो भराव है इतना ज्यादा हो चुका है, जो नाला है वो पूरी तरह से कूड़े से भर चुका है और लोगों को जो है वो आसपास के लोगों तक इतनी ज्यादा जो बदबू वहां पे जा रही है और जो बीमारियां हैं उनका खतरा जो बहुत ज्यादा फैल चुका है। और अभी तक ये पता नहीं लग रहा है कि कौन वहां पर कूड़ा फेंक रहे हैं। तो वहां पे सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और उसके माध्यम से पता चलेगा कि जो कौन व्यक्ति है जो वहां पर कूड़ा फेंकते हैं। जी दामिनी जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमें अलग अलग राज्यों की तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तीनों ही राज्यों की तमाम जानकारी ली। कौन सी खबरें सुर्खियों में है, क्या कुछ खास चल रहा है, सारी जानकारी हमने आपको बताई और हम ऐसे ही फिर लौटेंगे अलग अलग राज्यों की तमाम जानकारी आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।